नमस्कार दोस्तों। तकरीबन 5 माह पहले मैंने एक अध्यापक पे वीडियो बनाया था कि अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि जनवरी में आयोजित होने वाली है उसकी अच्छे से तैयारी कैसे करें। उसमें रणनीति, उसमें विषय वस्तु के ऊपर अपने बात की थी और मैंने कहा था कि 3 महीने बाद वापस इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। नहीं बना पाया। अब चूंकि 5 महीने रहे हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा को, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप 3 महीने बाद आए नहीं वापस वीडियो लेके। तो 5 महीने हो गए हैं, तो आज मैं फिर वापस उस विषय पे बात करूँगा। और पहले हम जनरल कुछ बातें करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, और उसके बाद में थोड़ा सा आपके टाइम टेबल पे बात करेंगे कि किस तरह से आप पढ़ रहे हैं इस समय। तो आज की जो चर्चा है हमारी वो अध्यापक परीक्षा को लेके है। अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि आपकी 2026 में होनी है 17 जनवरी से, तो उस विषय पे हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि क्या क्या बातें हैं जो सामान्य तौर पे आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आप उन चीज़ों के ऊपर चल रहे हो, उनका अनुसरण कर रहे हो, फिर भी एक हिदायत के तौर पे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ बातें आप कर रहे होंगे, कुछ शायद नहीं कर रहे होंगे, कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न में होंगे। तो उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पाठ्य सामग्री पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब 5 माह शेष रहे परीक्षा को, और तय बात है कि इस समय तक आपने 1-2 बार सिलेबस डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्योंकि आज आप शुरू कर रहे हैं तो फिर तय मान के चलिए कि कुछ भी नहीं होना। सिलेक्शन के लिए कम से कम 4-5 बार सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और आज आप शुरू करते हैं तो 4-5 महीने में सिलेबस नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों के लिए वीडियो है नहीं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। तो 5 महीने का समय रहा, और ऐसे में मैं किसी भी विषय वस्तु पे बात नहीं करूँगा। वो मैं 5 महीने पहले की वीडियो में कर चुका हूँ, और उस समय ही तय हो गया था कि क्या क्या पढ़ना है। और मैं हमेशा इस बात पे अडिग रहता हूँ, मेरी पढ़ाई के दौरान भी, आज भी, कि एक बार तय हो जाने के बाद में फिर उसी विषय वस्तु पे डटे रहना है, उसी पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। विषय वस्तु में बार बार चेंज करने की न सलाह देता हूँ, न मेरी कभी फितरत रही, न मैं खुद करता था। विषय वस्तु को, किताबों को चेंज करने का एक टाइम आता है। जैसे आप परीक्षा से 1-1.5 साल पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस समय आप कर सकते हो, सारा कुछ सोच समझ के आप किताबों को तय कर लीजिए, फिर वापस नहीं चेंज करना उसको, फिर उस पर भरोसा कर लीजिए। फिर अगर लाइब्रेरी में पास में बैठा बच्चा अगर ये कह रहा है कि इसमें से प्रश्न नहीं आने वाले, तो उस पर बच्चे को इग्नोर करिए। क्यों? क्योंकि उसको खुद को नहीं पता, वो खुद इन चीज़ों से जूझ रहा है। किसी को नहीं पता होता है कि कहाँ से क्या चीज़ें होनी है, और सबको पता होता है कि 80-90% हर जगह से आना है। इसलिए इन चीज़ों को देख के, मार्केट को देख के हम अगर अपना मटेरियल चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा एक ठीक नहीं है। ठीक है। तो अब परीक्षा को चूंकि 5 महीने रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं पाठ्य सामग्री से संबंधित कोई सुझाव नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई सुझाव देता हूँ और आप तो ऑलरेडी तय बात है कि आप पाठ्य सामग्री अपने रूम में ला चुके हैं। फिर अब मैं कोई नया सुझाव दूंगा तो आप फिर कन्फ्यूज होंगे, और कन्फ्यूजन के बाद आप वो दोनों ही नहीं पढ़ पाओगे। ऐसी स्थिति में पाठ्य सामग्री पे कोई बात नहीं होगी। ये वो समय है जब पाठ्य सामग्री चयन हो चुका है। इस समय तक पाठ्य सामग्री का चयन आप कर चुके हो, जो कर चुके हो उस पर हम बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में बात होगी आपके सामान्य बातें करेंगे थोड़ी, और उसके बाद में आपके टाइम टेबल को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देखो, पहली बात कि अब पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया होगा, आपने बुक्स वगैरह जो भी चयन करना था वो सब कर लिया है। अब आगे 5 महीनों को कैसे मैनेज करना, मैं उस संबंध में बात करूंगा। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं कि इस समय लास्ट के जो महीने होते हैं उस समय आप कोचिंग नहीं करें। क्यों नहीं? क्योंकि इस समय अगर आप कोचिंग करेंगे तो तय बात है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। अगर कोचिंग चल रही है कोई पूरी होने वाली, तो 1-2 महीने है तो उसको पूरा करो। लेकिन ध्यान रखना कि आखिरी जो आपके 3 माह है, कम से कम 2 से 3 माह एकांत जरूरी है। कोचिंग जहां होती वहीं छोड़ देना। जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना, आखिरी 3 माह किसी कोचिंग मत जाना। आप अक्टूबर तक
अगर जा रहे हो तो अक्टूबर तक चले जाओ, अक्टूबर लास्ट वीक में छोड़ दो, जहां कोर्स हुआ है वहीं छोड़ दो, जो शेष बचा है वो आप खुद से कर लेना। तो आखिर के 3 महीना बिल्कुल एकांत। अभी कोई नया बैच आ रहा है तो मत ज्वाइन करना है, क्योंकि कोचिंग वालों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये लास्ट में कई क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, कई बार पता नहीं कैसे कैसे बैचेज लेके आ जाते हैं। तो एक वर्ग, हालांकि कोचिंग वालों की गलती नहीं, वो उनका व्यवसाय है, बच्चों को समझदार होना चाहिए। जो समझदार बच्चा ही नहीं है तो फिर वो नौकरी के वैसे लायक नहीं है। अगर आप में इतनी समझ भी नहीं है कि मुझे किस समय कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए, एक टैबलेट होती है पैरासीटामोल, बुखार आता है तभी खाई जाती है। अगर आप बिना बुखार के खाओगे तो लॉस करेगी, डेफिनेटली लॉस करेगी। तो टैबलेट का फायदा भी है, टैबलेट का नुकसान भी है। उसी तरह से कोचिंग के फायदे भी है, कोचिंग के नुकसान भी है। अब ये स्टूडेंट पे तय होता है कि समझदार है तो फायदा लेगा, मूर्ख है तो नुकसान करेगा अपना। फायदा लेने वाले स्टूडेंट को पता होता है कि परीक्षा को जब 1-2 साल का टाइम पड़ा है, हाँ ये है कि आज आप बीएड या बीएसटीसी के फाइनल ईयर में है और आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस स्थिति में आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं कि मैं 2027 या 28 में एग्जाम देने वाला हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल आप बढ़िया पढ़ोगे, उसके बाद में आप रिवीजन करोगे, कोई लॉस नहीं है। लेकिन आपकी परीक्षा जनवरी में अब आप जाओगे तो ये डेफिनेटली लॉस वाली बात है। 3 महीने एकांत चले जाना, ये ध्यान रखना। इस समय आप, मैं फिर वापस वही बात करता हूँ कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये जो टेलीग्राम की दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी प्रश्नोत्तरियाँ वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है इनमें समय ख़राब करने की बजाय ये जितने यूट्यूब की दुनिया में वही मैराथन्स एंड ऑल, इनमें अगर समय ख़राब करने की बजाय कॉपी लेके रूम में बैठोगे अच्छे से, तो निश्चित तौर पे एक पार्ट पूरा तैयार कर लोगे। और इस यहाँ पे आप 50-100 सवाल कर पाओगे, आंखें थक जाएगी, दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाएगा और देखते ही देखते आप है वो एकदम हो जाओगे, पागल से हो जाओगे और ठीक से नहीं कर पाओगे। फिर वो कुछ ध्यान भी नहीं लगता और ना आपकी शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई हो पाती है, ना आप पूरा सिलेबस पढ़ पाते हैं। बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होती है, फिर मोबाइल देखते हो, फिर मोबाइल में खो जाते हो, देखने क्या जाते हो और क्या ही देख के आते हो, फिर जो देखना चाहते थे उसके लिए वापस मोबाइल खोलते हो। ये सारा कचरा इस समय मत करना, बेहतर होगा आपके पास जो भी विषय वस्तु है उसको बार बार पढ़िए, इन चीज़ों में आप दूरी बना के रखिए। हाँ ठीक है, ऑनलाइन में कोई आपको एक आधा चैप्टर अभी समझ में नहीं आया हुआ है तो आप है वो देखना चाहते हैं कहीं से, तो ठीक है, थोड़ा सेलेक्टिव आप देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऑल टाइम ऑनलाइन का जो मैटर है ये आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा। इसके अलावा तो इन सब से बचें। इसके अलावा अपनी जो सामग्री है, वो जो आपने सामग्री चयन किया था वही रखें। कृपया करके इस समय सामग्री न बदलें और बहुत लिमिटेड सामग्री रखें। एक पार्ट के लिए एक रखें। आज भी अगर आपके पास में एक पार्ट के 2-2, 3-4 विषय वस्तु है तो आज ही सेलेक्ट करके कह दें कि भाई मैं प्रबंधन के लिए ये पढ़ूंगा, भूगोल के लिए ये पढ़ूंगा, इतिहास के लिए ये पढ़ूंगा, मैनेजमेंट के लिए ये करूंगा, इसके लिए वो, उसके लिए एक फिक्स कर दो, आज ही कर दो। अगर आपके पास आज भी अधिक है तो एटलीस्ट अभी भी उसको छंटनी करके और लिमिटेड कर दो, क्योंकि लिमिटेड सामग्री नहीं होगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, तो न तो उसका प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे और न ही उसको आप समेट पाओगे लास्ट में। इसलिए आज ही सामग्री को लिमिटेड कर दें और सामग्री चयन आपका पहले से हो रखा है, अभी कोई नई सामग्री घर पे ना लाएं। क्योंकि इस समय मैं आपको बताऊं क्या हुआ था कि अभी आरपीएससी के पेपर हुए फर्स्ट एड के, तो हमारे कई सारे भाई बंधुओं ने वीडियोस बनाए वगैरह बनाए, बदलते पैटर्न पे बात की, मैंने भी बात की। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उसके बाद एक नई परंपरा शुरू हुई वापस, अध्यापक के लिए कैसे तैयारी करें और सामग्री। अब मैं तो ये सोचकर शॉक्ड हूँ कि कोई एक व्यक्ति परीक्षा से 5 महीने पहले कैसे बता सकते हो आपकी अब आपको ये पढ़ना है। ये बात बताने की थी लेकिन 1 साल पहले थी, मतलब परीक्षा जनवरी फरवरी के आसपास बताने की बातें थी, जो आप जुलाई अगस्त में बता रहे हो तो डेफिनेटली बच्चा कंफ्यूज होता है। और आरपीएससी के पैटर्न को बोर्ड पे हमें लागू नहीं करना है। बोर्ड का जो पेपर है आप देख लेना, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, अध्यापक का पेपर बेहद सामान्य स्तर का आएगा। क्यों? क्योंकि जब हर चीज़ का एक लेवल होता है और सामान्य स्तर का पेपर क्यों आता है? जब बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जब प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बड़े सामान्य से आते हैं और सिलेबस जब छोटे होते हैं, मतलब आप सोचिए कि अध्यापक के अंदर इनको 150 सवाल बनाने हैं और टॉपिक 150 है, जैसे एक मुगल काल से एक सवाल बनाना है।
अब पूरे मुगल काल से एक सवाल बनाना हो तो कठिन बन ही नहीं सकता, बहुत सामान्य प्रश्न बनते हैं। और दूसरा, इनका जो लेवल है ये आरबीएससी के इर्द गिर्द ही रहता है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो पुस्तकें चलती है अभी, राजस्थान अध्ययन वगैरह, उसके इर्द गिर्द रहता है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता। और ये बात मैंने पिछली जो भर्ती हुई थी 2022 के अंदर, उसमें भी मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि बेटा आप बहुत डिटेल में मत पढ़ना, आप बेहद सामान्य जानकारी रखना, आप 10वीं तक की तैयारी करो, 12वीं तक की तैयारी कर लो, बहुत अधिक बड़े ग्रंथों में मत फंसना, पेपर बहुत सामान्य आएगा। और जैसे ही परीक्षा हुई तो बच्चों ने इस बात का एहसास किया कि L1 का पेपर वाकई में सिंपल था, L2 का भी अच्छा था, थोड़ा सामाजिक कठिन था, तो सामाजिक 11वीं 12वीं के लेवल का था, वो आएगा, लेकिन था सारा आरबीएससी के इर्द गिर्द, बहुत अधिक चेंजेस नहीं थे। इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्य स्तर के पेपर आते हैं, आरबीएससी लेवल के आते हैं। तो जो भी आप अपनी सामग्री पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग से आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़िया पढ़िए, आपके पास में कोई गाइड्स वगैरह है, बहुत सारी गाइड्स मार्केट में है, जो वो पढ़ रहे हो तो उसको आप बार बार वही पढ़ते रहिए। आपकी सामग्री से 80 to 90% सवाल आ जाएंगे और इतनी आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। इसलिए ये ऐसा समय है जब हमें इस बड़े आरबीएससी सामान्य स्तर का पेपर है और आरपीएससी के अंदर अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए, उस समय मार्केटिंग की दुनिया ने बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सलाहें दी कि आप वो ग्रंथ पढ़ो, फलाना पढ़ो, ये पढ़ो, आरपी व्यास लेके आओ, ये पढ़ लेना आरपी व्यास वगैरह। लेकिन अभी अध्यापक के इतना टाइम नहीं कि आप आरपी व्यास पढ़ो। इस समय आप जो पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप उसके बाद जैसे अध्यापक बन के फिर आपको प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है तो फिर लाके पढ़िए, क्योंकि उन किताबों की कोई होड़ नहीं है। इसलिए इस समय आप सामान्य स्तर का पेपर आना है, आरबीएससी सेंटर्ड पेपर रहता है। तो जो भी आपके पास में कोई किसी कोचिंग संस्थान से आपने किया, नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स जारी रखिए, गाइड पढ़ रहे हो तो गाइड जारी रखिए। लेकिन इस समय बड़े बड़े जो आपकी ग्रंथ है ये ला के पढ़ने की इस समय आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेके आके देख के आजमा के देख लो, आप एक चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे और अगस्त चला जाएगा, फिर उसको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि 16 पार्ट है उसके अंदर, क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों में मत फंसना, आप सोच के चलिए कि बेहद ही सिंपल सा पेपर आता है और इतना ज़्यादा माथापड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ बिंदु और भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे हैं तो इसको लेके भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ कई बार क्या होता है कि एक बच्चा टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को लेके 7 दिन बैठा रहता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शेड्यूल कई बार सही भी नहीं होते। इसलिए टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल की बजाय मैं ये मानता हूँ कि अपनी स्वयं की जो रणनीति है उस पर रहें और टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को एक लिमिटेड टाइम दें। लिमिटेड टाइम का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे मान लो कि आपने डेली 2-3 घंटे टेस्ट सीरीज़ को शेड्यूल को दे दिए, या फिर लास्ट का शनिवार पूरा इसको शेड्यूल को दे दिया, रविवार को टेस्ट दे दिया, इतना सही रखे इसको, बहुत अधिक इस पे ज़्यादा नहीं रखें। बाकी अपनी रणनीति पे चले। अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी मैं आपको बात करूँगा। अब इससे क्या होता है, कई बार बच्चों की रैंक कम आ जाती है, और रैंक कम आती है तब वो थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि यार 12 महीने से पढ़ रहा हूँ, रैंक नहीं आ रही है। तो रैंक को लेके आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने शेड्यूल से पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है आप सारे टॉपिक टेस्ट सीरीज के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो। रैंक कम आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पेपर जो टेस्ट सीरीज में बनाते हैं कोचिंग सेंटर्स, तो वो पेपर के लेवल है वो बहुत टफ रखते हैं, जबकि आरएमएसबी का पेपर इतना टफ नहीं आना है, तो अध्यापक का तो एटलीस्ट नहीं आना है। तो वो लेवल रखते हैं। आरपीएससी का प्रोफेसर के इन सवाल उठा के देखते हैं, मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज के देखे तो वो बहुत टफ रखते हैं। तो ये कोचिंग वालों का गुनाह भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से वही टफ ही रखेंगे। तो इस बार कई बार ये कारण भी होता है कि हमारी सामान्य तैयारी होती है और पेपर बड़े गहरे आ जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे मार्क्स है वो कई बार कम हो जाते हैं। तो रैंक को लेके ज़्यादा दिल पे ना ले। अगर आपको रैंक बार बार चुभ रही है, दिल पे आ रही है, तो फिर टेस्ट सीरीज को दे ही मत आप। इससे अच्छा है कि पुराने जो प्रश्न हैं उनसे किताबों से लाके अभ्यास करो। टेस्ट सीरीज को ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। हमने खुद ने खूब सारी नौकरियां ली, कभी ज़िंदगी में टेस्ट सीरीज नहीं दी। ये तो ठीक है, मार्केट का एक बनाया हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम को हम भी फॉलो कर रहे हैं और आप भी फॉलो कर रहे हो। हमें टेस्ट सीरीज बनानी पड़ती है क्योंकि बच्चों की बहुत सारा डिमांड होती है। हम नहीं बनाएंगे तो कोई बच्चा किसी और जगह चला जाता है, फिर बच्चा कहता है सर आपसे कोचिंग करी है तो आप ही टेस्ट सीरीज दे दो, नहीं तो हम कहीं और जाते हैं। इससे अच्छा कोचिंग सेंटर तो मार्केटिंग है, वो अपने आप कर लेते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसको रैंक को दिल पे न लें। हाँ, हर टेस्ट के बाद गलती ज़रूर सुधारें कि भाई ये मेरे में कमियां रह रही है, प्रश्न को अच्छे से अटेंड करें। 3 घंटे का पेपर होता है तो पूरा 3 घंटे पेपर दें, अच्छे से उसको पढ़ें। टेस्ट सीरीज को परीक्षा हॉल में गंभीरता से लें,
बस इसके रैंक को गंभीरता से नहीं लेना है। अगर फिर भी आप अपने आप की भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो टेस्ट सीरीज कोई ज़रूरी नहीं है। आप पुराने ईयर्स के जो प्रश्न पत्र हैं, जो भी मार्केट में खूब सारी किताबें आती हैं, वो किताबें लाएँ और उन किताबों को बार बार पढ़ें, तो अभ्यास करते जाएं तो निश्चित तौर पे ठीक हो जाता है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सर अभी कई टेस्ट सीरीज में क्या ऐसे बुकलेट जैसी चीज़ें दी जाती है। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आप अपनी सामग्री पढ़ें। अब बुकलेट लेके बैठोगे तो बुकलेट में तो क्या है कि उन्होंने बुकलेट के नाम पे पूरा का पूरा वो दे दिया है। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप अपनी जो सामग्री पढ़ रहे हो वो छोड़ के बुकलेट पढ़ोगे, तो फिर जो आपने पिछले 1 साल से जो सामग्री पढ़ी उसको आप छोड़ के ये पढ़ रहे हो तो ये मूर्खता है। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, इसके लालच में भी नहीं आए। कोशिश ये करें कि आपने जो भी नोट्स बनाए, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है, उन्हीं को बार बार पढ़ें, और वो आपने पढ़ ली और आपको याद है पूरी, तो फिर आप बुकलेट भले देख लो, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, नुकसान वाली बात नहीं है। आप अगर जूझ रहे हैं और पूरा याद तो किसी को वैसे ही होता नहीं है, तो इस सारी चीज़ों में अपना समय खराब ना करें। इसकी बजाय जो आपकी खुद की सामग्री है उस सामग्री पे आप टाइम दें, क्योंकि यही आपका सच्चा सारथी है। और इनमें क्या है, ये लोग लेक्चर, स्कूल लेक्चर में भी ये बुकलेट वही होती है, टॉपिक सेम होते हैं, जो प्रजामंडल प्रोफेसर में दिया वही प्रजामंडल दे देंगे आपके अध्यापक में। अब आप सोचो कि दोनों के लेवल में रात दिन का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप अपनी सामग्री पे रहें। हाँ, अगर आपको अपनी सामग्री पूरी याद है तो फिर अलग इश्यू है। इसके अलावा सिलेबस 100% तैयार करें, कुछ भी छोड़े नहीं, क्योंकि 100% सिलेबस तैयार होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए सिलेबस 100% तैयार करें, लेकिन इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें कि जहाँ से प्रश्न नहीं आता या कम आता है तो उन पोर्शन को थोड़ा कम देखें, और जहाँ से सवाल अधिक आते हैं, और ये तो आपको जब पुराने प्रश्न वगैरह मिला होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो उसको समय थोड़ा अधिक दें। अब जैसे मैं आपको L1 की बात करूँ, L1 में एक टॉपिक लिखा हुआ राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था, मुगल साम्राज्य, अब राजवंश राजस्थान की, इन चारों से मिला के 1 या 2 प्रश्न आते हैं। इनके अगर ऊपर आप बहुत तरीके से इसको तैयार करोगे तो तय बात है कि पूरा महीना लग जाएगा, सवाल तो 1-2 आने हैं। इससे अच्छा ये होता है कि वो टाइम आप किसी और सेगमेंट पे लगाते और उनको नॉर्मली देखते, ठीक है ना। जैसे मुगल काल है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसमें वो 7 मैन बाबर, हुमायूं, अकबर, ये शासक हुए, इनका ये कार्यकाल था, इन्होंने ये छोटे मोटे अभियान किए, राजस्थान से इनके ये संबंध रहता, पढ़ के छोड़ दो। अकबर का दीन इलाही, उधर गहराई में जाने का कोई सेंस नहीं है। राजस्थान की राज व्यवस्था है, तो राज व्यवस्था में छोटे पॉइंट जो है 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर जो चैप्टर पढ़े हैं उनको थोड़ा सा देख लो, बाकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। राजस्थान की इकोनॉमी वगैरह छोड़ दो उसको, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में 1 आधा सवाल आता है, लेकिन पूरी समीक्षा थोड़ी पढ़ सकते हैं एक सवाल के लिए। करंट पढ़ लो, करंट में से इकोनॉमी का एक सवाल आ जाता है। और जहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं, जैसे अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से अधिक सवाल आते हैं तो उसको बहुत बढ़िया से तैयार करो। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं उन पे अधिक समय दो। जहाँ लगता है कि यहाँ से प्रश्न पड़ता ही नहीं है, जैसे राजस्थान के राजवंश है, ले दे के 1 या 2 सवाल आते हैं, तो यही करो ना कि उसको एक बार मोटा मोटा देख लो, फिर उसके पुराने प्रश्नों के अभ्यास कर लो बस। बाकी राजवंश को बहुत गहराई में जा के अब 400 राजा थोड़ी याद कर सकते हो, और फिर वो टाइम खराब हो जाता है। तो कोशिश ये करो कि जहाँ से पेपर में कम पोर्शन है, कम सवाल आते हैं, उनको कम टाइम दो, और जहाँ आपको अधिक सवाल मिलते हैं वहाँ आपको अधिक समय देना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बस बुकलेटों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, 100% सिलेबस पढ़ना है, कम वेटेज को कम टाइम देना है, अधिक वेटेज को अधिक टाइम देना है, टेस्ट सीरीज को इस हिसाब से देना है। ये सेट नहीं हो रहा है तो पुराने प्रश्न ही करो, टेस्ट सीरीज देने की कोई ज़रूरी भी नहीं है। सामान्य स्तर का पेपर आता है, बड़े ग्रंथों में न फंसे, जो आपके पास है उसी को पढ़ें, लिमिटेड सामग्री रखें, अभी नई कोई सामग्री नहीं लानी है, और यूट्यूब्स वगैरह ऑनलाइन इन चीज़ों से बचें। कोचिंग्स वगैरह चल रहे हैं तो पूरे कर दें सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद वापस नहीं जाना है, और अभी नए कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं। मटेरियल पे मैं बात कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस समय नया मटेरियल पढ़ना मूर्खतापूर्ण है। नया बताने वाला भी मूर्ख है और लाने वाला भी मूर्ख है, क्योंकि इस समय ठीक है, कोई आपको टीचिंग मेथड की कोई किताब चाहिए तो ला सकते हो, लेकिन कोई छोटा मोटा सेगमेंट का नया ला सकते हो, लेकिन यार मुझे लगता है कि सारा कुछ नया लाना गलत है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ, जहाँ जहाँ डिस्टर्ब होने वाले स्थान हैं, लाइब्रेरी हो, थड़ी हो, है ना, चाहे ये सोशल मीडिया ग्रुप्स हो, ये जहाँ जहाँ ऐसे स्थान जहाँ पे आप भटका होता है, इन सब से बचें। लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं हो रही है तो रूम में पढ़ें, लाइब्रेरी रूम में नहीं हो रही तो लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी में भी ऐसी जगह जाएं जो आप कहीं पहचानते नहीं हो, आपका किसी से कोई संबंध नहीं हो।
ठीक है। अगर आप समय खराब करोगे तो मान के चलिए कि 5-4 महीने चले जाएंगे, उसके बाद वापस वही बुरा दौर शुरू हो जाएगा। बहुत मुश्किल से समय मिलता है। ये तो आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि आपको अवसर मिला है। हज़ारों लोगों को अवसर भी नहीं मिलता, और अगर इस अवसर को आप यूं ही जाने दे दोगे तो मान के चलिए कि सीट वैसे ही कम है, और जितने बच्चे सीट कम है उतने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, और बाकी वैसे मार्केट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। कई बच्चे लाइब्रेरी का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, कई बच्चे पीजी का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, कई बच्चे कोचिंग्स का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, कई बच्चे यूट्यूब्स और इनके सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना करियर बनाते हैं। बाकी अधिकतर तो मैंने देख लिया है जिनकी हालत बड़ी ख़राब है, जिनको ये भी नहीं पता कि सिलेबस में क्या है। तो आप वैसे स्टूडेंट बने जो अपने करियर निर्माण का काम करें, वैसे स्टूडेंट नहीं बने जो मार्केट का रेवेन्यू बनाए। जनरली यही हो रहा है। जिन दिनों मैं जयपुर भी गया, वो सब मैं चीज़ें बहुत नज़दीक से देखता हूँ, मैं बहुत अनुभव के आधार पे बोलता हूँ, और ये बात आपको टच भी करती है मेरी कि बात तो सही कही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो आप सेल्फिश बने, अपनी पढ़ाई को लेके सेल्फिश बने, अपने समय को लेके सेल्फिश बने, अपनी तैयारी को लेके सेल्फिश बने। नौकरी के बाद आप खूब कल्याणकारी कार्य करिए, परोपकारी कार्य करिए, परंतु इस समय आपको अपने ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी सामग्री को टाइम देने की ज़रूरत है। मार्केटिंग और मार्केट की इस हवाबाजी से दूर रहने की आवश्यकता है। तो ये तो कुछ ऐसी कॉमन बातें हो गई जो आपको जाननी ज़रूरी थी और हमें बतानी ज़रूरी थी। हालांकि इसमें से कई ऐसी बातें होंगी जिसका आप पालन कर रहे होंगे, ये भी मुझे भरोसा है, लेकिन कई सारी बातें ऐसी भी होती है जिनको आप शायद हो सकता है कि नहीं कर रहे हो, तो उसको आप कर लेना। अब आपका थोड़ा सा शेड्यूल क्या होना चाहिए, अपन थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। शेड्यूल की अगर बात करूँ तो देखो, आपको क्या करना चाहिए, सुबह से शाम एटलीस्ट 2-3 पार्ट कर देने चाहिए टाइम के, ठीक है। एक सेगमेंट आप अपने सब्जेक्ट को दे दो, विषय को। जैसे L1 के लोग हैं तो उनके 18 गुणा 5 सब्जेक्ट 18 नंबर के। L2 है तो उसमें आपको पता है किसी के सामाजिक होगा, किसी के हिंदी होगा, किसी के इंग्लिश होगा, किसी के उर्दू होगा, किसी के साइंस होगा। तो एक दिन का एक भाग आप विषय को आवश्यक रूप से दें, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो आप दे ही दें। दिन का एक भाग आप है वो GS जनरल स्टडी को ज़रूर दें, जिसमें आप रैंडम घुमाते रहें। जैसे एक बार इतिहास पढ़ लिया, फिर आपने भूगोल पढ़ लिया, संस्कृति पढ़ ली, राज्य व्यवस्था पढ़ ली। इस तरह से दिन का एक भाग एटलीस्ट 2-3 घंटे आप है वो इसको ज़रूर दें, GS को ज़रूर दें, और 2-3 घंटे 4 घंटे आप सब्जेक्ट को ज़रूर दें। और शेष जो भाग बचता है उसमें आपके ये जैसे ICT का पार्ट है, या ये साइकोलॉजी का पार्ट है, या फिर आपके टीचिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, या मेथड्स है, ये सारे साथ में ले लें। अब देखो, जिसमें जो भाग आपका कमज़ोर है सबसे, वो मॉर्निंग में रख लो, और फिर जैसे जैसे मजबूत है वो शाम तक आते जाओ। मॉर्निंग में सबसे मजबूत भाग और सबसे अधिक वेटेज वाला भाग ले लो, और रात के समय जिसको आपका बहुत मजबूत भाग है, जिसको आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको आप रात में ले लो और एक भाग दिन में ले लो। इस तरह से चलते रहो। इससे क्या होगा कि 300 का ही सिलेबस साथ में होता रहेगा। और सुबह सुबह जैसे आपने ये विषय सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब्जेक्ट का डेफिनेटली अच्छा सा वेटेज है, तो 2-3 घंटे। अब किसी का सब्जेक्ट बड़ा शानदार है, जैसे इंग्लिश है किसी का बड़ा शानदार है, तो फिर सुबह सुबह 4 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा है, तो उसको शाम को ले लो आप। इसकी जगह आप है वो ये GK ले लो, है ना। किसी का सब्जेक्ट कमज़ोर है, GK बड़ा शानदार है, तो सब्जेक्ट को मॉर्निंग में ले लो, GK को बाद में ले लो। किसी का ये ICT मैनेजमेंट मेथड्स बहुत अच्छे हैं, उसको इवनिंग में रख लो। अब ये आपके ऊपर है, ये व्यक्तिगत है कि आपको किसको कितना टाइम देना है। अब इनमें से आपका जो भाग बहुत शानदार है उसको थोड़ा कम टाइम दो, जो भाग कमज़ोर है उसको थोड़ा अधिक टाइम दो। तो इस तरह से आप अब मैनेज कर लेना। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से कर लेना। अच्छा, अब आप GK जैसे पढ़ रहे हो, GK में अब 6 पार्ट है तो सारे नहीं पढ़ने हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पूरी हो गई, उसके बाद में कल्चर पढ़ लीजिए। जैसे 5-7 दिन में हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, 5-7 दिन में कल्चर पढ़ लिया, तो ऐसे करते करते 1 महीने में ये पूरा हो जाता है। एक महीने में सारा करते हैं तो 1.5-2 महीने में कोर्स पूरा हो जाता है। तो अब ये आपको अपने लेवल से करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप शेड्यूल बनाइए, बढ़िया चलिए। और मैं आपकी हेल्प ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ, करंट अफेयर्स का जो मैटर है वो मैंने 12 कक्षाएँ यूट्यूब पे डाल दी है। इसकी PPT भी शेयर कर ली मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी नाम से। और एक बुकलेट भी मैंने मार्केट में जारी कर दी है, वो उसको फ्री पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे पढ़िए, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बुकलेट मैं आपके 30 दिसंबर के आसपास जारी करूँगा, और जिसमें आपके दिसंबर तक का सारा करंट आ जाएगा।
तो अध्यापक भर्ती के लिए 2 बुकलेट मेरी आ जाएगी, एक आ चुकी है, एक दिसंबर में आएगी। आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हो, बड़े बड़े पोथों की बजाय इस पे भरोसा कर लोगे तो आपका काम इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बातें करूँगा, समझदार व्यक्ति इससे में समझ जाएगा, और नहीं समझने वाले को भले मैं पास में बैठ के थपड़े मार मार के प्यार से 2 घंटे समझाऊंगा तब भी उसको समझ में नहीं आएगा, और समझदार इसमें सारी चीज़ें अपने निष्कर्ष निकाल देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खुद को पूरा टाइम दीजिए, पढ़ाई के ढोंग मत करिए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद।